आज हम सीआरपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अंडरस्टडीड सेक्शन को समझेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपको बताऊंगा कि इसको मैंने किस किस तरह से इस्तेमाल किया है। और ये है सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी 200 हम कब यूज़ करते हैं? अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जो कॉग्निजेबल नहीं है तो हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो या तो हम एक 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट के पास सीधा 200 के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब हम 156(3) में पिटीशन फाइल करते हैं तो कभी कभी तो मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ऑफेंस तो बनता है लेकिन कंप्लेनेंट के पास सारे एविडेंस मौजूद हैं तो वो एफआईआर का ऑर्डर नहीं करते बल्कि सीधा में ही 204 में प्रोसेस इशू कर देते हैं, यानी कि समन्स द एक्यूज्ड। नो, बट what basically is the law behind it and how we can use it, let's understand by taking a little deeper dive in it. देखिए, क्रिमिनल मशीनरी को दो रीजन से इन्वोक करते हैं। या तो आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है एंड यू ईदर नीड रेट्रीब्यूशन और जस्टिस फॉर दैट, और इफ यू वांट टू हैरेस द अदर पर्सन, क्योंकि पहले कोई सिविल मामला चल रहा है एंड यू वांट टू प्रेशराइज द अदर पार्टी। My video is not for this category. My video is for that category of persons who legitimately feel that an offense has occurred against them and they need justice. Now, most of the times when people come to me or even my colleague advocates seek my opinion, they are hell-bent on कि भाई FIR रजिस्टर करानी है, 156(3) में FIR रजिस्टर करानी है। My opinion is a little different. मेरी ओपिनियन थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसमें। मेरा मानना ये है कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती तो आप तो पहले एफआईआर दर्ज कर लेती। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था तो आपको मजिस्ट्रेट साहब को जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? एफआईआर नहीं हुई है, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट पुलिस ऑफिसर इज अनविलिंग टू कोऑपरेट। अब आपने 156(3) में एफआईआर करवा भी दी, सोने पे सुहागा आपने साकरी वासु का इस्तेमाल करके 156(3) में कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा दी। ट्रस्ट मी, कई आईओ इतने ढीठ होते हैं उन पर रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। होगा क्या कि आप, बिकॉज यू आर द कंप्लेनेंट, यू विल बी कमिंग ऑन ईच डेट, या वकील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब मेरी एग्जामिशन फाइल कर दो। एक्यूज मजे से बैठा हुआ है, आईओ अपने थाने में बैठा हुआ है। नाउ इन केस वेयर देर इज नथिंग मच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पुलिस इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आई प्रेफर स्ट्रेट वे फाइल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 एंड आर्ग्यू फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस आफ्टर योर प्रिलिमिनरी एविडेंस इज डन, देन गोइंग इन फॉर एफआईआर। Very successfully this tool is used in marital discord cases. From my experience I can tell you, magistrate feel more comfortable in issuance of process than ordering FIR. Reasons उन्हीं को better मालूम होंगे। वैसे CRPC 200 का एक और फायदा क्या होता है? देखिए, whenever FIR is registered, then who is the king of the investigation? The investigation officer. What role does magistrate have in the investigation? No role. Hence, your entire case is on the mercy of the investigation officer. आप जितनी भी कोर्ट मॉडर्ड इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगा लो, कुछ आईओ इतने ढीठ होते हैं, और अगर ये आईओ जिस केस का मैं रेफरेंस ले रहा हूं, अगर वो आईओ देख ले तो समझ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और किस केस के रेफरेंस की बात कर रहा हूं। कुछ आईओ इतने ढीठ होते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब की डांट खा लेंगे, पूरा पूरा दिन कोर्ट में खड़े होकर जलील हो लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको नहीं करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। दे विल कम, सीक टाइम, अन्वेषण जारी है, अनुसंधान जारी है, वट एवर सम नॉनसेंस, दे विल स्क्रिबल फ्यू लाइन्स एंड गिव अ स्टेटस रिपोर्ट एंड दे विल टेक अ डेट।
मजिस्ट्रेट साहब भी डेट दे के थक जाएंगे, पर आईओ के फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 200 में कंप्लेंट फाइल करते हैं और आपके पास अभी एविडेंसेस पूरे नहीं हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन प्लीड फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202। सेक्शन 202 में आप इंक्वायरी की प्रेयर कर सकते हैं। एंड आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केस। एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था। द कंप्लेनेंट वॉज अनसक्सेसफुल इन गेटिंग द एफआईआर रजिस्टर, होनी भी नहीं थी, कर्टसी जेकब मैथ्यूज, मार्टिन डिसूजा, ऑल दो जजमेंट्स। कंप्लेनेंट ने जब 200 की कंप्लेंट फाइल की, साथ में उसने लगा दी 202 की इंक्वायरी की एप्लीकेशन। बेसिकली एप्लीकेशन तो 200 की ही थी, कंप्लेंट तो 200 में फाइल की थी, पर 202 की इंक्वायरी की ओरल प्रेयर कर दी। मजिस्ट्रेट साहब ने 202 की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब उसको जो जो इंक्वायरी करवानी थी और जो जो एविडेंस इकट्ठे करने थे, फॉर एग्जाम्पल उसको सीडीआर चाहिए थी एक्यूज डॉक्टर की, वो आ गई। उसको जितने भी वहां पे विटनेसेस थे उनके बयान चाहिए थे, वो आ गया। मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को कुछ इंटेरोगेटरीज भेजनी थी, क्योंकि जब पुलिस वाले उनके पास डायरेक्टली गए थे तो पुलिस वाले को उन्होंने आईओ को हड़का के भेज दिया था, भाई गस्टेड ऑफिसर है डॉक्टर, हड़का के भेज दिया था। लेकिन व्हेन द सेम आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाज आर्म्ड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उनकी गिगी बन गई। दे हैड नथिंग, दे हैड नो ऑप्शन बट टू रिस्पॉन्ड to that inquiry. Now let's see what the 202 states. Now as per the wording of section 202, magistrate can appoint anyone, of course complainant के वकील को नहीं कर सकता और complainant को नहीं कर सकता, he can appoint anyone as inquiry officer. उसने तो इस केस में हमने क्या किया, हमने एक सबसे साफ सुथरी छवि वाले एक डीएसपी को या यूके एसीपी को इंक्वायरी ऑफिसर बनवा दिया और उसी को कह दिया कि ये इंटेरोगेटरीज हैं, भैया इसका जवाब लेके आओ। नाउ अंडरस्टैंड, पुलिस ऑफिसर इज कैरिंग नो बर्डन ऑफ एफआईआर, सो ही हैज नो प्रॉब्लम्स इन इन्वेस्टिगेशन। ऑल्सो नाउ ही हैज द कोर्ट ऑर्डर इन हिज हैंड, इसलिए उसको भी किसी काउंटर कंप्लेंट का डर नहीं। जो पहले उसको सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के डॉक्टर जो थे पहले धमका रहे थे, डरा रहे थे, नाउ ही इज नॉट अफ्रेड बिकॉज ही हैज अ order of the learned court. Now they are also bound to respond to those interrogatories. कौन? मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के जो मेंबर्स थे। सो क्रक्स क्या है? क्रक्स का ये है कि अंडर 202 जब when the inquiry is conducted or the investigation is conducted, the entire control is of the magistrate, and thus we can plead whatever we want to the लर्निंग मजिस्ट्रेट, जो कि एफआईआर के केस में नहीं होता। तीसरा हम कब करते हैं, दोस्तों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दी और आईओ ने चलान फाइल करते वक्त कुछ सेक्शन हटा दिए। फॉर एग्जांपल 325 लगना था, 323 लगा दिया। सेशन ट्रायल का कोई सेक्शन था, हटा दिया। अब ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इधर वी आर्ग्यू एट द स्टेट ऑफ द चार्ज और वी गो एंड चैलेंज द चलान इन द हाई कोर्ट, बट बोथ विल लीड टू द डिले इन ट्रायल। हमें ट्रायल में डिले करना नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी डन, 161 की स्टेटमेंट ज्यादातर लोगों की आ चुकी है एंड दे आर ऑन रिकॉर्ड विद अदर एविडेंसेस। In this case, the offences that have not been added in challan, we can always file a private complaint to the ilaka magistrate for the sections that have not been included. मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये अपने ही एक केस का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वॉज हेविली ब्राइब्ड। आइए छोड़िए, वी हैड डेफिनेट रीजंस टू बिलीव दैट इवन एसीपी वॉज हेविली ब्राइब्ड। So what they did, that they did not include the name of few accused in the charge sheet.
कॉन्सिक्वेंटली व्हाट दे डिड, उन्होंने उन एक्यूज को बना दिया, जो को एक्यूज थे उनको बना दिया विटनेस। अब ये ज्यादातर पुलिस कहां करती है? पुलिस करती है जहां पे जॉइंट लायबिलिटी के सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन हो गया सेक्शन 149। नाउ व्हाट वी डिड वाज दैट आफ्टर द चालान वाज फाइल्ड, instead of arguing on the challan, we filed a private complaint against everyone who was not included in the FIR. इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि सेक्शन 149 था और सेक्शन 379B था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पहले सेक्शन 379B हटाया, बाद में सेक्शन 149 हटा दिया and removed all the names of the accused and made them witnesses. Consequently, I'll not say weaken the case, finish off the case, giving no reason for us to go in for even trial, क्योंकि जितने भी accused थे वो सारे विटनेस बन गए। तो हमने क्या किया, हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी इन अगेंस्ट ऑल दोज 10 accused and we got the process issued, यानी we got the summons issued। अब क्या हुआ, ट्रायल चालू हो गया। सेक्शन कौन सा लगाया? 379B। So there are many ways that you can use section 200 very cleverly, but a word of caution, don't misuse it. Thank you.